इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के 150 सालों के बेमिसाल सफर की। और हाँ, उस शख्सियत की जिनकी विरासत पैसों से कहीं बढ़कर इंसानियत की है, यानी लेजेंडरी रतन टाटा। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, मतलब दिमाग चकरा जाता है ना। 1868 में जमशेदजी टाटा ने सिर्फ 21,000 रुपए लगाकर एक छोटी सी शुरुआत की थी, और आज ये 403 बिलियन डॉलर का एक ऐसा ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। अब इतने बड़े इतिहास को समझना है तो इसे कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस ग्लोबल एम्पायर के बीजों से, फिर देखेंगे रतन टाटा के शुरुआती संघर्ष, कैसे उन्होंने ग्लोबल मंच पर कदम रखा, वो मशहूर पोएटिक जस्टिस और अधिग्रहण, उनके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा, और आखिर में दौलत से परे उनकी असली विरासत। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, एक ग्लोबल एम्पायर के बीच और जमशेदजी का वो विजन जो अपने समय से बहुत आगे था। देखिए, अगर आपको 1800 के दशक का ये बुनियाद समझना है तो आपको देखना होगा कि उन्होंने अपने लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया। नागपुर में एम्प्रेस मिल के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए पेंशन, प्रॉपर मेडिकल इंश्योरेंस और सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट अनिवार्य कर दी। जरा सोचिए, 150 साल पहले इन्हीं फैसलों ने आम मजदूरों को टाटा के प्रति इतना वफादार बना दिया कि वो एक कंपनी नहीं बल्कि एक परिवार बन गए। इसके बाद तो जैसे इस परिवार ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। दोराब जी और जेआरडी टाटा जैसे लीडर्स के आते ही काम में गजब की तेजी आई। 1903 में भारत का पहला बिजली वाला ताजमहल होटल खुला। 1907 में टाटा स्टील खड़ी कर दी गई। 1932 में टाटा एयरलाइंस ने उड़ान भरी और 1960 में, जी हां, टीसीएस ने भारत में आईटी सेक्टर की नींव रख दी। हर नए फील्ड में टाटा का ही डंका बज रहा था। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, रतन टाटा के शुरुआती संघर्ष, ग्राउंड लेवल से लेकर चेयरमैन तक का उनका सफर। बहुत से लोगों को लगता है कि वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर पढ़ के आए और सीधे बोर्डरूम के बॉस बन गए, पर असलियत कुछ और ही है। रतन टाटा की शुरुआत हुई थी जमशेदपुर के ब्लास्ट फर्नेस से। भीषण गर्मी, धूल और आम मजदूरों के बीच उन्हें काम करना पड़ा। ये जो गजब की विनम्रता उनमें थी ना, ये उनकी दादी नवाजबाई की देन थी, जिसने उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखा। फिर आया 1991 का वो दौर जब वो चेयरमैन बने, लेकिन राह आसान नहीं थी। उन्हें उन पुराने लीडर से तगड़ा विरोध झेलना पड़ा जो दशकों से अपनी कुर्सियों से चिपके थे। उन्होंने रतन टाटा के विजन का मजाक तक उड़ाया, लेकिन रतन टाटा ने बिना किसी ड्रामे के अपना काम किया। उन्होंने एक यूनिफाइड टाटा ब्रांड पर जोर दिया, 75 साल की रिटायरमेंट एज फिक्स कर दी और 95 कंपनियों वाले इस विशाल ग्रुप का फोकस फ्यूचर यानी टेक, टेलीकॉम और आईटी पर सेट कर दिया। यहां से शुरू होता है तीसरा फेज, ग्लोबल मंच पर कदम, दुनिया भर में टाटा का दबदबा। घर में लीडरशिप सेट करने के बाद बारी थी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि आज टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स 150 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। इंडिया में रहकर दुनिया फतह करने का जो विजन था वो अब सच हो चुका था। और ये ग्लोबल फुटप्रिंट बना कैसे? कुछ बहुत ही एग्रेसिव एक्विजिशंस यानी अधिग्रहणों के जरिए। 2000 में यूके की जानी मानी टैटली टी को 2113 करोड़ रुपए में खरीद लिया। फिर 2004 में साउथ कोरिया में देवू कमर्शियल व्हीकल्स को अक्वायर किया। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक था 2007 में, जब 12.1 बिलियन डॉलर की भारी भरकम बोली लगाकर ब्रिटेन की कोरस स्टील को टाटा ने अपना बना लिया। यह सिर्फ एक डील नहीं थी, यह इतिहास का पलटना था। एक भारतीय कंपनी उस देश की संपत्तियां खरीद रही थी जिसने कभी हम पर राज किया था। और अधिग्रहणों की बात हो ही रही है तो चौथे पड़ाव को कैसे भूल सकते हैं, पोएटिक जस्टिस यानी द फोर्ड रिवर्सल। ये मॉडर्न बिजनेस हिस्ट्री की सबसे कमाल की कहानियों में से एक है। 1999 में जब टाटा की इंडिका कार डिवीजन घाटे में थी तो रतन टाटा फोर्ड के अधिकारियों से मिलने गए। वहां उनका जमकर मजाक उड़ाया गया। ये तक कह दिया गया कि जब कुछ पता नहीं था तो कार बिजनेस में आए ही क्यों। वो चुपचाप वापस लौट आए। लेकिन वक्त का पहिया देखिए, 2008 में जब फोर्ड खुद बैंक्रप्सी की कगार पर थी तब टाटा मोटर्स ने 9200 करोड़ रुपए नकद देकर उनके आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया और उनकी इज्जत बचा ली। इसे कहते हैं क्लास, बिना शोर मचाए अपने काम से सबसे बड़ा जवाब देना। और उनका काम हमेशा उनके उसूलों से जुड़ा रहा। जैसा कि उनका ये मशहूर कोट है, एक वादा होता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। जब उन्होंने एक आम भारतीय परिवार को बारिश में एक ही स्कूटर पर भीगते हुए संघर्ष करते देखा तो उन्होंने वादा किया था 1 लाख रुपए की सबसे सुरक्षित कार टाटा नैनो बनाने का, और उन्होंने वो करके भी दिखाया।
लेकिन नैनो का ये सफर आसान नहीं था। पश्चिम बंगाल में जब तगड़ा राजनीतिक विरोध और गतिरोध शुरू हुआ तो उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला लिया। बिना किसी से उलझे उन्होंने अपनी 997 एकड़ की पूरी नैनो फैक्ट्री को लगभग रातों रात गुजरात शिफ्ट कर दिया। ये दिखाता है कि उनके लिए कंपनी का विजन और टाइमलाइन किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से ऊपर थे। अब हम आते हैं उनके जीवन और चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा पर, 26/11, जब इंसानियत सबसे पहले रखी गई। नवंबर 2008 का वो मनहूस दिन जब ताजमहल पैलेस होटल पर आतंकी हमला हुआ। पूरे 49 घंटों तक होटल घेराबंदी में रहा और रतन टाटा लगातार बाहर खड़े रहे। हमले के बाद उन्होंने जो किया वो कोई और शायद ही सोच पाता। जो कर्मचारी इस हमले में मारे गए उनके परिवारों को आजीवन वेतन दिया गया, उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाया, उन पर जितने भी पर्सनल लोन या कर्ज थे सब माफ कर दिए गए। और तो और होटल के इतने बड़े पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने 1 रुपए का भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया। ये सिर्फ फैसले नहीं थे, ये उनकी आत्मा थी जो मुनाफे से कहीं ज्यादा इंसानियत को अहमियत देती थी। और यही हमें हमारे आखिरी हिस्से की तरफ ले जाता है, दौलत से परे एक विरासत, एक ऐसा इंसान जो वास्तव में सहानुभूति का शिल्पकार था। जरा सोचिए, जिस इंसान ने भारत के लिए अरबों डॉलर की संपत्ति खड़ी की, उसने अपने लिए क्या रखा? बहुत ही कम। 1962 की युद्ध के वजह से उनके रिश्ते पर असर पड़ा और वो आजीवन अविवाहित रहे। उनका सबसे गहरा लगाव उनके आवारा कुत्तों से था। इंटरनेट पर अपने बीमार कुत्ते के लिए ब्लड डोनर्स मांगना, मतलब क्या कोई सोच सकता है कि दुनिया का इतना बड़ा अरबपति इतना डाउन टू अर्थ हो सकता है? वो खुद अपनी कार ड्राइव करते थे, नए स्टार्टअप फाउंडर्स को गाइड करते थे और सबसे बड़ी बात, 2024 में जब उनका निधन हुआ तो वो भारत के लोगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम दान कर गए। उनकी पूरी फिलॉसफी को अगर एक लाइन में समझना हो तो उनका ये कोट काफी है, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। अपने 86 साल के जीवन में उन्होंने अपनी अपार कॉर्पोरेट शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ पैसे छापने के लिए नहीं बल्कि समाज के भले के लिए। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, आज की मॉडर्न कंपनियां और नए बिजनेसेस इंसानियत को मुनाफे से ऊपर रखने के इस 150 साल पुराने ब्लूप्रिंट से क्या सीख सकते हैं? रतन टाटा का जीवन हर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर के लिए एक चैलेंज है, एक ऐसा एम्पायर बनाने का चैलेंज जिसे सिर्फ अरबों डॉलर्स में ना आंका जाए बल्कि इस बात से आंका जाए कि उसमें इंसानियत और सेवा का भाव कितना है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपके लिए काम कर रहा होगा।